नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। आप सबका मेरे इस नए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पुराने चैनल के साथ जुड़े हुए थे और आज भी शायद उन्हें पता नहीं है कि मेरा पुराना चैनल अब यूट्यूब पर नहीं है। अब ये मेरा नया चैनल है। आप कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। और जो बाकी मेरे व्यूअर्स हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि अब मेरा यही नया चैनल है और इस वक्त मुझे आप सबके सहयोग की, समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, उनको जमानत मिल गई है। इस जमानत के मतलब क्या है? इस जमानत की टाइमिंग यही क्यों है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में है और संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आने वाले हैं। वो जो एक जुमला था ना, जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तो वो जुमला कम से कम संजय सिंह के लिए तो सटीक बैठ गया है। बुधवार को तिहाड़ जेल का ताला खुलेगा और संजय सिंह बाहर आएंगे और फिर तिहाड़ जेल में कौन कौन रह जाएगा? ईडी के हिसाब से जो शराब घोटाले के सरगना है, किंग पिंग है, जो एक दिन पहले तिहाड़ जेल पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में रह जाएंगे। सिसोदिया रह जाएंगे, विजय नायर रह जाएगा, सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो भी अंदर रह जाएंगे। सीबीआई ने जेल में जो उन्होंने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रखा था उसकी जांच भी शुरू कर दी है, वो उस मामले में भी फंसेंगे। और भी 8 से 10 ऐसे आरोपी हैं जो शराब घोटाले के आरोपी हैं, वो भी तिहाड़ जेल में रह जाएंगे। और इस जमानत के मिलने की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि संजय सिंह को जमानत जो मिली है इसका मतलब यह है कि उनकी गिरफ्तारी गलत थी। आम आदमी पार्टी ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि बीजेपी 6 महीने का हिसाब दे, ईडी 6 महीने का हिसाब दे। अगर सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया है, बल्कि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि वो कोई विरोध नहीं करते हैं संजय सिंह की जमानत का, संजय सिंह को जमानत दे दी जाए, इसका मतलब यह है कि ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना वजह गलत तरीके से संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर संजय सिंह को जमानत मिल रही है तो क्या वो जो उन पर आरोप लगे थे 2 करोड़ की रिश्वत लेने के, ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई थी और बहुत सारे गवाहों को डराया धमकाया था, ये जो आरोप संजय सिंह पर लगे हैं, क्या संजय सिंह इन आरोपों से भी बरी हो गए हैं? क्या जमानत मिलने का मतलब यह है कि वो दोष मुक्त हो गए हैं? और अगर संजय सिंह को जमानत मिलने के साथ साथ ये मान लिया जाए कि वो दोषी नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि जिन्हें आज तक जमानत नहीं मिली, जिनमें सिसोदिया है, जिनमें विजय नायर है, वो सबके सब दोषी हैं क्या शराब घोटाले में? जिनको जमानत नहीं मिली वो दोषी हैं और जिसको जमानत मिल गई वो दोष मुक्त हो गया। क्या अब इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? और कहा तो ये भी जा रहा है कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं, क्या पता अब वो ईडी के लिए सरकारी गवाह बन जाए, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी शरद रेड्डी को जब जमानत मिली थी और ईडी ने उस जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं किया था तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी। और आज की तारीख में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का भी विरोध नहीं किया है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इसका मतलब यह है कि ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है। तो संजय सिंह की जमानत पर जो रिहाई है उसने आम आदमी पार्टी को भी दुविधा में डाल दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाएं या ना उठाएं, ईडी पर सवाल उठाएं या ना उठाएं, और कैसे इस मामले को बीजेपी के साथ जोड़कर पेश करें, क्योंकि वो तो जब जब उनके किसी नेता की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले में, वो यही कहते आए हैं कि बीजेपी ने सिसोदिया को अंदर करवा दिया, बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को अंदर करवा दिया, बीजेपी ने संजय सिंह को अंदर करवा दिया, बीजेपी ने ही अरविंद केजरीवाल को अंदर करवा दिया। कोई शराब घोटाले की बात नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है कि नई आबकारी पॉलिसी बीजेपी ने नहीं बनाई थी, आम आदमी पार्टी ने बनवाई थी और ये गिरफ्तारियां नई आबकारी पॉलिसी के चलते हो रही हैं।
शराब घोटाला क्या है? नई आबकारी पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई कि साउथ लॉबी को फायदा पहुंचे और साउथ लॉबी से उसकी एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। पूरा घोटाला तो वहां से शुरू हुआ है जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी जानना समझना जरूरी है। तो आज इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान दर्ज हो चुके हैं और 6 महीने तक वो जेल में रहे हैं। सुनवाई के दौरान ये सारी बातें जस्टिस खन्ना की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले की मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं। शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये पूछा कि क्या अब और ज्यादा दिन तक संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत है या नहीं। इस पर ईडी ने क्या कहा वो आपको बताती हूं। इस पर ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, यानी कि अगर संजय सिंह को जमानत मिल भी जाती है तो ईडी को कोई ऐतराज नहीं है। आप यहां पर यह भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कोई टीका टिप्पणी करते हुए जमानत नहीं दी है संजय सिंह को, बल्कि ईडी से उनका पक्ष जाना है। और ईडी ने जब संजय सिंह को दी जा रही जमानत का विरोध नहीं किया, उसके बाद संजय सिंह को जमानत मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े बाकी आरोपी इस मामले को नजीर की तरह पेश नहीं कर सकते, यानी कि कल को बाकी आरोपी ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि आपने शराब घोटाले से जुड़े मामले में संजय सिंह को तो जमानत दे दी, तो हमें भी जमानत दे दी जाए, क्योंकि एक भेड़चाल होती है ना। लेकिन ये शराब घोटाला है, इसमें हर किसी पर अलग अलग तरह के आरोप है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और संजय सिंह के मामले में जो बात शुरुआत से कही जा रही है वो यही है कि दिनेश अरोड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि उसने अपने आदमी के जरिए संजय सिंह के घर पर 2 बार 1-1 करोड़ रुपए भिजवाए और वहां पर उनके ही एक स्टाफ मेंबर ने वो रुपया रिसीव किया। तो ईडी की तरफ से कहा जाता रहा कि वो पैसा पार्टी फंड में गया और यह भी कहा गया कि उस पैसे को संजय सिंह ने ब्लैक मनी से व्हाइट में तब्दील किया, बाकायदा एक फर्जी कंपनी संजय सिंह ने बनाकर रखी है, ये ईडी की तरफ से कहा गया। लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता कि संजय सिंह को जमानत मिल गई तो मुझे भी दे दी जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कही। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह की जमानत के साथ क्या क्या शर्तें होंगी, किन शर्तों पर उन्हें जमानत दी जाएगी, इसको लेकर ईडी निचली अदालत में जाए, ट्रायल कोर्ट में जाए, वहां पर जमानत की शर्तों को तय किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आरोप उन पर अब भी है, लेकिन चूंकि उनसे पूछताछ हो चुकी है और ईडी के साथ उन्होंने पूछताछ में कितना सहयोग किया ये भी सबके सामने है। हर बार उनकी पेशी पर ईडी ने यही कहा कि संजय सिंह को कुछ याद नहीं है, वो कहते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं है, वो भी गजनी बन गए थे। उन्होंने तो ईडी को लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में तमाम तरह की टीका टिप्पणियां की थी। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहा था ईडी को संजय सिंह ने, यहां तक कहा था कि ईडी के अधिकारियों को कुछ आता जाता नहीं है, वो तो जोकरों की एक फौज है। कि सारी टीका टिप्पणियां संजय सिंह ईडी पर कर चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनको जो जमानत दी जा रही है उसमें बहुत सारी शर्तें जोड़ी जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। आगे संजय सिंह के वकील की तरफ से कोर्ट को यह भरोसा दिया गया है कि वो शराब घोटाले से जुड़े इस मामले पर बाहर जाकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट में यानी कि निचली अदालत में जब ईडी की टीम जाती है तो वहां पर क्या क्या शर्तें लगाई जाती हैं, संजय सिंह पर क्या क्या बातें नहीं करनी होंगी उन्हें जमानत पर बाहर रहते हुए। लेकिन इतना जरूर है कि संजय सिंह को जो जमानत मिली है इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी टाइमिंग तो यह है कि इधर एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपना कदम रखते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद या यूं कहा जाए कि 24 घंटे बाद संजय सिंह की रिहाई का फरमान आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? जिस वक्त संजय सिंह को 4 अक्टूबर के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस दिन दौड़े दौड़े अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल संजय सिंह के घर पर पहुंचे थे। तब क्या पता था
अरविंद केजरीवाल को कि उनकी अगली मुलाकात अगर होगी संजय सिंह से तो शायद वो तिहाड़ जेल में हो, लेकिन अब तो मुलाकात भी नहीं हो रही है। वो 2 नंबर बैरक में है और 2 नंबर बैरक में संजय सिंह रहा करते थे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में आने वाले हैं, उससे पहले संजय सिंह को उस बैरक से हटाया गया था और अब संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर जा रहे हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा है। कहां तो वो ये मानकर चल रहे थे कि चलिए कैबिनेट की बैठक अंदर होगी, राज्यसभा सांसद भी अंदर होंगे, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पर बात हो सकती है। लेकिन संजय सिंह जमानत पर बाहर जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के बहुत से लोगों के लिए सदमे की बात है। इसीलिए अब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि संजय सिंह को बाहर इसलिए लाया जा रहा है शायद क्योंकि इसके पीछे बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी हो। वो लोग जो अभी भी आम आदमी पार्टी में दिल्ली के सीएम बनने की कतार में लगे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद एक और उम्मीदवार बाहर आ गया है। संजय सिंह तो आम आदमी पार्टी के सीनियर मेंबर्स में से एक है, क्या उनके नाम पर सीएम की मोहर लग सकती है? सवाल अब ये भी उठने लगा है। और फिर बड़ा सवाल ये कि क्या वो सरकारी गवाह बन जाएंगे? और आम आदमी पार्टी जिस तरह से उनकी रिहाई की खुशियां मना रही है, या जिस तरह से राघव चड्ढा जो लंदन में बैठे हुए हैं बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि हमारा शेर बाहर आ गया है, आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, वगैरह वगैरह। तो कोई पूछे उन सब से कि संजय सिंह जमानत पर बाहर तो जरूर आए हैं लेकिन दोष मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि संजय सिंह की रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल का यही खेल खटाई में पड़ गया है, क्योंकि अब सीएम बनने की कतार में संजय सिंह सबसे आगे होंगे? और फिर आप ये देखिए कि ये कहा जा रहा था आतिशी मार्लेना बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। आज सुबह 10 बजे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही बातें दोहराई जो पहले करती आ रही हैं। उनका कहना था कि एक बहुत ही करीबी शख्स के जरिए उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया है कि वो अपना करियर बनाना चाहती है राजनीति में, तो बीजेपी में शामिल हो जाए, वरना उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी उनके घर पर पहुंच जाएगी, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी होगी। फिर उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा का नाम लिया। ये वही आतिशी मार्लेना है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन मिलने के साथ ये कहा था कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। पार्षदों की बैठक बुलाई थी, विधायकों की बैठक बुलाई थी और यह ऐलान किया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। कि पहले दिन से आतिशी मार्लेना ने कहना शुरू कर दिया था। आतिशी मार्लेना ने ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने बहुत सारे गवाहों के वीडियो और ऑडियो डिलीट कर दिए हैं, जिस पर ईडी की तरफ से कहा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने ही ये आरोप लगाए थे कि उनके 7 विधायकों को ईडी खरीदने की कोशिश कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था कि उनके विधायकों को ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदा जा रहा है, दिल्ली में उनकी सरकार को गिराया जा रहा है, तब आतिशी मार्लेना ने और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही आरोप लगाए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? वो आरोप लगाने के बाद जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके घर नोटिस लेकर आई थी, अरविंद केजरीवाल के घर और आतिशी मार्लेना के घर, कि कृपया करके ये बताएं कि आपके इन आरोपों का आधार क्या है, आपके किस किस विधायक को बीजेपी के किस किस नेता ने 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। तो आप देखिए कैसे भीगी बिल्ली बन गए केजरीवाल भी और आतिशी मार्लेना भी। उस नोटिस को दिए हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस नोटिस का जवाब आतिशी मार्लेना और केजरीवाल ने नहीं दिया। आज तक नहीं बताया क्राइम ब्रांच को कि किस किस विधायक को बीजेपी के किस किस नेता ने कब 25 करोड़ का ऑफर दिया। सिर्फ हवाबाजी की गई और बिल्कुल वैसी ही हवाबाजी आज भी आतिशी मार्लेना ने की। पहले तो ये कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, राघव चड्ढा को किया जा सकता है, सौरभ भारद्वाज को, दुर्गेश पाठक को किया जा सकता है। अरे भाई, जिस जिसके नाम, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी शराब घोटाले की, जिस जिसका नाम आएगा उसको सम्मन भी भेजा जाएगा, उससे पूछताछ भी होगी। इसमें नया क्या है? अगर गोवा विधानसभा चुनाव की प्रभारी आतिशी मार्लेना थी तो उन्हें पता ही होगा कि कहां वो 45 करोड़ खर्च किया गया, कैसे वो 45 करोड़ हवाला के जरिए वहां पहुंचा। क्योंकि गोवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, 15 जिनकी तादाद बताई जा रही है ईडी की तरफ से, उन्होंने तो कहा ही है कि उन्हें कैश में पैसा दिया गया। तो जो वहां का चुनाव का प्रभारी होगा उसे तो इस बारे में सारी जानकारी होगी।
तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि विजय नायर तो आतिशी मार्लेना को रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो जाहिर सी बात है ईडी को आतिशी और सौरभ भारद्वाज से पूछताछ करनी पड़ेगी। और रही बात राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा तो बहुत लंबे समय से सक्रिय राजनीति में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो तो लंदन में अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पर वो खालिस्तान समर्थक प्रीत गिल के साथ नजर आते हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वहां बैठकें कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल भी वहां पहुंची हुई हैं। और फिर राघव चड्ढा भी पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके प्रभारी थे। और जो पैसा साउथ लॉबी से आया है वो गोवा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ही तो चुनाव प्रचार के दौरान खर्च किया गया है। तो सवाल तो राघव चड्ढा से भी पूछे जाएंगे। राघव चड्ढा का नाम तो सी अरविंद, जो आबकारी विभाग में सचिव हुआ करते थे सिसोदिया के, उन्होंने भी लिया था। उन्होंने भी कहा था कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर और आबकारी विभाग के कई अधिकारियों के साथ सिसोदिया के घर एक बैठक के लिए आए थे। हालांकि उस बैठक में क्या हुआ इस बारे में चार्जशीट में कहीं खुलासा नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा का नाम चार्जशीट में इस मीटिंग को लेकर है, आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि गोवा में 45 करोड़ खर्च हुए, पंजाब में पैसा खर्च किया गया। और अब तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी कह दिया है कि उसने 2014 से लेकर 2022 तक 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। और 2022 में ही पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए जिसके प्रभारी राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा को तो कहा ही जाता था ना कि वो सीएम है पंजाब के। भगवंत मान तो सिर्फ नाम के सीएम थे, लेकिन सारा कामकाज तो वहां पर राघव चड्ढा ही देख रहे थे। तो राघव चड्ढा से भी सवाल जवाब होंगे। तो आतिशी मार्लेना अगर ये कह रही हैं कि उन्हें ऑफर आया है बीजेपी की तरफ से, तो उन्हें तुरंत नाम बताना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए दिल्ली पुलिस में, ताकि इस मामले की जांच आगे बढ़े। वरना वो पहले जैसे झूठ परोस रही थी कि 7-7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर किया गया है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर वो एक बार फिर झूठ बोल रही हैं। बीजेपी ने भी तो चैलेंज किया है कि नाम बताएं कि किसने आतिशी मार्लेना को ऑफर किया। और फिर सबसे अहम बात यह है कि कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली बार ईडी की तरफ से आतिशी मार्लेना का नाम लिया गया था, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से एक शब्द नहीं कहा था। और फिर बाद में स्ट्रेटेजी बनाई गई कि कैसे इस मुद्दे को भुनाया जाए, कैसे इस पर विक्टिम कार्ड खेला जाए। जिसके बाद आतिशी मार्लेना ने शाम को ऐलान किया कि वो तो मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करेंगी। तो क्या खुलासा किया? अरे नाम तो बताती वो कि किस बीजेपी नेता ने उन्हें ऑफर दिया है बीजेपी में आने का, तब तो बात बनती, तब तो बड़ा खुलासा होता। लेकिन आतिशी मार्लेना भी सीएम बनने की कतार में नंबर 1 पर खड़ी हैं। सौरभ भारद्वाज खड़े हैं, अब संजय सिंह भी आ गए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने सबसे आगे अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को खड़ा कर दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में किस तरह की खलबली मचती है। क्या अब भी अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी पर थोप पाएंगे या नहीं? क्योंकि मारामारी इस वक्त सीएम बनने को लेकर है। केजरीवाल ने अगर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया तो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि यही दो लोग सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के रास्ते के रोड़े थे। उन्हें थोड़ी पता था कि संजय सिंह को ऐसे सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल जाएगी, वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे। लेकिन तिहाड़ जेल में बैठे हुए केजरीवाल को भी जोरदार झटका लगा है संजय सिंह की रिहाई के साथ, क्योंकि उनका बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल का भविष्य क्या रहता है, और क्या संजय सिंह सच में अब सरकारी गवाह बन जाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में सरकार की कमान वो संभालेंगे। ये वो सवाल है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर विधायक को भी परेशान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे इस नए चैनल पर आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।